हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। हमारा कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 9 ऑप्टिक्स चल रहा था और आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे कि परिभाषा क्या है, इसकी बनावट क्या है, इसकी कार्यप्रणाली क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आवर्धन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। तो देखिए, इससे पहले हमने पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर आपने सरल सूक्ष्मदर्शी को अच्छे से पढ़ा है तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को आपको पढ़ने में बिल्कुल आसानी से आप इसको समझ लेंगे। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको ये कहूँगा कि आप सरल सूक्ष्मदर्शी को ज़रूर पढ़ें और जो वीडियो है वो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हाँ जी, देखो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता क्यों पड़ी हुई। तो देखो, जो सरल सूक्ष्मदर्शी है उसकी आवर्धन क्षमता जो वो कम होती है, तो आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी काम में लेते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी में अंतर क्या है कि उसमें एक ही उत्तल लेंस काम में लिया जाता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं। तो दो उत्तल लेंस के कारण इसकी आवर्धन क्षमता जो वो बढ़ जाती है। इस वजह से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो वो काम में ली जाती है। तो परिभाषा क्या हो जाएगी भाई, तो देखो यहाँ पर अपन लिख देते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता अधिकतम लेस देन इक्वल टू 9 होती है। ठीक है, अतः आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं। ठीक है, फिर देखो दोनों लेंसों के संयुक्त प्रभाव से बनी इस व्यवस्था को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ठीक है, एक्चुअल में सूक्ष्मदर्शी है नाम तो इसका भाई, और ये भी जो वो सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के काम आती है, लेकिन इसमें एक लेंस की जगह दो उत्तल लेंस काम में लिए जाते हैं ताकि हम उस सूक्ष्म वस्तु का आवर्धन जो है वो और अधिक बढ़ा सकें। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी परिभाषा। तो इतना उतार लें, फिर अपन चलते हैं इसकी बनावट पर, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस बनावट के आधार पर ही हम इसकी आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। हाँ जी, आगे देखिए बनावट। देखो, तो हमने पहले कहा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होते हैं, दो उत्तल लेंस होते हैं। दोनों ही क्या होते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अंदर जो पहला लेंस होता है वो आकार में छोटा होता है, यानी उसका द्वारक छोटा होता है, और जो दूसरा लेंस है वो भी उत्तल लेंस ही होता है, लेकिन उसका द्वारक जो है, आकार जो वो क्या होता है? बड़ा है। तो ये दो लेंस हो गए। ठीक है, ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं बता चुका हूँ बार बार। अब देखो, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इस लेंस के पास में जो वो वस्तु रखी जाती है, तो मान लो वस्तु जो है वो है ए बी। ठीक है, तो जिस लेंस के पास वस्तु रखी जाती है उसको कहते हैं अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, इंग्लिश में इसको बोलेंगे भाई ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, और जो लेंस जो है आंख के पास होता है, इधर मान लो कोई प्रेक्षक है जो वस्तु को देख रहा है, ये मानव नेत्र है, तो जो लेंस आंख के पास होता है उसे कहते हैं नेत्रिका। उसे क्या कहते हैं? नेत्रिका या आई लेंस। ठीक है, तो ये क्लियर है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो इसका डायग्राम जो वो किस तरह से बनेगा भाई। सबसे पहले ये वस्तु है, मैंने आपको बताया कि प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम दो प्रकाश किरणों का होना आवश्यक है। तो पहले मान लो प्रकाश किरण जो वो यहाँ आई और इस लेंस से अपवर्तित होकर इसके मुख्य अक्ष को काटती हुई, तो ये जो जहां काटती है ये हो जाएगा इसका फोकस बिंदु, ठीक है। और इसको हम नाम देंगे एफ ओ,
ओ किसको डिनोट करेगा, ऑब्जेक्टिव लेंस को, ताकि आपको पता लग जाए कि एफ ओ किसकी बात कर रहे हैं, हम इस अभिदर्शक लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी जो प्रकाश किरण है वो जाएगी इसके प्रकाशिक केंद्र ओ से होकर, तो ये सीधी निकल जाएगी इस प्रकार से। और ये दोनों किरणें कहीं आपस में यहाँ पर वास्तविक रूप में एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है ऐसे। तो जहां ये काटती है वहां पर हमें प्रतिबिंब मिलेगा, उसको हम नाम दे देंगे ए डैश बी डैश, ठीक है। अब क्योंकि देखो दोनों किरणें वास्तविक रूप से काट रही है, तो यहां बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक होगा, उल्टा होगा और आकार में बड़ा होगा, ठीक है। अब यहां पर आपको मैकेनिज्म ये समझनी है कि जब इस वस्तु का ये प्रतिबिंब बन जाता है ए डैश बी डैश, तो ये प्रतिबिंब इस आई लेंस के लिए, इस नेत्रिका लेंस के लिए जो वो बिंब का कार्य करता है भाई, ठीक है। तो बिंब का कार्य करेगा तो एक किरण जो वो इस तरह से चली जाएगी, इसको थोड़ा सा अपन को बड़ा बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा बना दे भाई। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको ऑप्टिक्स वाले जितने भी डायग्राम हैं सारे पेंसिल से ही बनाने हैं ताकि गलत ना हो, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। तो ये नेत्रिका लेंस के लिए ये प्रतिबिंब जो वो बिंब का काम करेगा, और ये आगे यहां तो कहीं मिलेंगे नहीं, जब इनको पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस तरफ तो ये कहीं दूर जाकर मिलेंगे, इस तरह से मिल जाएंगे भाई। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा, ये देखो ये वस्तु इतनी सी थी, अब हमें प्रतिबिंब कितना बड़ा प्राप्त हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, अंतिम प्रतिबिंब, फाइनल प्रतिबिंब जो वो हमें यहां मिलेगा, अंतिम प्रतिबिंब, ठीक है। मैकेनिज्म आपको समझ में आ जानी चाहिए। वस्तु ए बी, उससे इस पहले लेंस से जो प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बड़ा होगा, ठीक है। ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए, आई लेंस के लिए जब वो बिंब का काम करेगा, इसके कारण इसके सापेक्ष जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा और बड़ा बनेगा आकार में। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वास्तविक वस्तु कहाँ है, ए बी, तो ए बी के सापेक्ष हमें अंतिम प्रतिबिंब जो है वो उल्टा बड़ा आकार में, ठीक है, वो प्राप्त होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर देखो इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये लेंस और ये लेंस दोनों बेलनाकार नली पर फिट किए जाते हैं भाई, और इनके बीच की दूरी को हम आपस में कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि इस लेंस को जो वो आगे पीछे खिसकाया जा सकता है ताकि इस प्रतिबिंब की स्थिति को हम चेंज कर पाए, ठीक है। और इसकी स्थिति को चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, अंतिम प्रतिबिंब को या तो हम निकट बिंदु डी पर प्राप्त कर सकते हैं या हम इसको अनंत पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों बेलनाकार सिरों पर फिट होते हैं और इनको आगे पीछे खिसकाकर ये दूरी को कम ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां मान लो कि यहां पर इसका क्या है, यहां पर इसका जो है वो फोकस बिंदु है इस नेत्रिका लेंस का, इसको हम दिखा देंगे एफ ई से। क्या दिखाएंगे, एफ ई से, ठीक है। तो ये जो प्रतिबिंब है इसको हम इस फोकस बिंदु के अंदर या बाहर ला सकते हैं, या हम इसके ऊपर भी इसको फिट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो दूरी है इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। अब देखो यहाँ पर एक नया वर्ड यूज होगा जिसे आपको याद रखना है, और ये इन दोनों के बीच की फोकस, ये जो दूरी है, यानी अभिदर्शक लेंस का जो द्वितीय फोकस बिंदु है और इस नेत्रिका लेंस का जो प्रथम फोकस बिंदु है एफ ई, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक है, इसको हम बोलेंगे कैपिटल एल से। और ये इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्या कहलाती है, ट्यूब लंबाई कहलाती है। क्या कहलाती है, ट्यूब लंबाई, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये ट्यूब लंबाई का कंसेप्ट जो है ये आपको सिर्फ और सिर्फ संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में देखने को मिलेगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में हमने कहीं भी इस लेंथ की बात नहीं करी है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। तो ये आपको इसकी जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब इस बनावट में जो हमें दिख रहा है वही हम लिख देते हैं, ठीक है। तो इसे उतारें आप अच्छे से, फिर अपन इस तरह बनावट लिख देते हैं। हाँ जी, देखो जो चित्र में दिख रहा है वही इधर लिख देते हैं बनावट में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। फिर देखो जो लेंस वस्तु के पास होता है, वस्तु के पास होता है उसे
अभिदर्शक लेंस कहते हैं, जबकि दूसरा लेंस जो नेत्र के पास होता है, उसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है इसी में, बनावट में, अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा होता है। अभिदर्शक लेंस का द्वारक छोटा होता है, जबकि नेत्रिका लेंस का द्वारक बड़ा होता है, यानी आकार, द्वारक का मतलब क्या है, आकार से है। ठीक है, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। 2-3 लाइनें अपन यहां लिख देते हैं। और क्या लिखना है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी को कम ज्यादा किया जा सकता है। ठीक है, इसी में आगे लिख लो, दोनों लेंस बेलनाकार नली के सिरों पर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसकी बनावट में लिख के आ जानी है। फिर से कह रहा हूँ भाई, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए इसका जो डायग्राम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसको रफ कॉपी में 1-2 बार बनाकर याद कर लेना। तो इतना उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं कि इसकी आवर्धन क्षमता किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी। हाँ जी, एक और मैंने बात बताई थी, ट्यूब लंबाई को आपको डिफाइन करना है। ट्यूब लंबाई इस अभिदर्शक लेंस के द्वितीयक फोकस बिंदु और इस नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस बिंदु के बीच की जो दूरी है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्यूब लंबाई कहते हैं। तो परिभाषा लिख देते हैं, अभिदर्शक लेंस के द्वितीय फोकस बिंदु यानी F0 व नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस बिंदु FE, नेत्रिका लेंस के प्रथम फोकस बिंदु के बीच की दूरी को ट्यूब लंबाई कहते हैं। ठीक है, ये ट्यूब लंबाई की डेफिनेशन आपको याद रखनी है। और इस चित्र में ट्यूब लंबाई क्या है, L है। अब देखो, बनावट हो गई इसकी, अब हम पढ़ेंगे इसकी कार्यप्रणाली। ठीक है, कार्यप्रणाली में हम बता देंगे भाई कि इसका प्रतिबिंब जब वो उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है, बड़ा बनता है, और ये इसके लिए बिंब का काम करता है। अब देखो, इसकी जब आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे तो हम जो आपके अभी एनसीईआरटी के सिलेबस में जो आवर्धन क्षमता का सूत्र व्युत्पन्न करने का तरीका है उसी को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी जो रिफ्रेशर वगैरह में बहुत लेंथी दे रखा है जो कि अब आपके किताब में वो नहीं है। ठीक है, तो जो आपके एनसीईआरटी बुक में है वही मैं करवाऊंगा और वही आपको एग्जाम की दृष्टि से याद करके जाना है। ठीक है, तो इतना उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं कार्यप्रणाली पर। हाँ जी, आगे देखिए कार्यप्रणाली। तो जो दिख रहा है वही लिख देते हैं अपन। क्या लिखेंगे कि जब वस्तु AB को अभिदर्शक लेंस के पास रखा जाता है तो इसका अपवर्तन के पश्चात
उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ठीक है, एक चीज ये ध्यान रखनी है। फिर आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए बिंब की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो फिर देखो अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त होता है जो मूल वस्तु के सापेक्ष उल्टा व बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। अब देखो यहां एक चीज हम यूज करेंगे इस कार्य प्रणाली में, आपको ध्यान रखना है कि जब वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है, ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब इस नेत्रिका लेंस के लिए बिंब का कार्य करता है। अब कुछ देर के लिए आप इस लेंस को भूल जाएं तो आप देखो कि ये एक लेंस है उत्तल लेंस, यहाँ एक वस्तु रखी हुई है और इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, ए डैश बी डैश का ए डबल डैश बी डैश। तो अगर कुछ समय के लिए इसको भूल जाएं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो अभिदर्शक लेंस है, ठीक है, इसके लिए एक सरल आवर्धक की भांति, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे तो इसकी आवर्धन क्षमता हमें अलग से ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। हम वही जो पिछले वीडियो में पढ़ा था सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, उसी को हम काम में ले लेंगे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जो है, यानी क्योंकि इसके लिए बिंब का कार्य करता है, तो ये जो नेत्रिका लेंस है यहाँ पर किसका काम करेगा, एक सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति काम करेगा, एक सरल आवर्धक की भांति काम करेगा। ठीक है, तो इस ए डैश बी डैश का सीधा बड़ा और आभासी प्रतिबिंब यहाँ हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं एक लाइन कि नेत्रिका लेंस ए डैश बी डैश प्रतिबिंब के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ देखिए जो मैंने लिखा है कि नेत्रिका लेंस के लिए ए डैश बी डैश प्रतिबिंब जो है इसके लिए ये सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। क्यों करता है भाई, क्योंकि ये जो ए डैश बी डैश प्रतिबिंब है, ये मान लो इसको भूल जाओ आप, तो ये प्रतिबिंब इसके लिए बिंब का कार्य करेगा और इसका प्रतिबिंब जो वो यहाँ बन रहा है। और ऐसा ही तो वहां हो रहा था भाई, सरल सूक्ष्मदर्शी में वहां एक ही लेंस था और उससे बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा था, आभासी था और आवर्धित था। तो ऐसा ही है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये नेत्रिका लेंस इसके लिए एक सरल आवर्धक की भांति काम करता है और इसी लाइन को हम यूज करेंगे आगे आवर्धन क्षमता जब हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो इतना उतार लें, फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखो हम इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। तो ज़्यादातर जो है वो सबने इस डेरिवेशन को जो बहुत लंबा करवा रखा है, हम इसे शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से करेंगे जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में दे रखा है। तो देखो आवर्धन क्षमता जो है यहाँ इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता। ठीक है, ये फॉर्मूला आप देखें, m बराबर m नॉट गुणा me। तो यहाँ पर देखो क्योंकि लेंस दो है भाई, ठीक है, तो ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, अभिदर्शक लेंस, इसकी आवर्धन क्षमता mo मान लेते हैं और ये जो नेत्रिका लेंस है इसकी आवर्धन क्षमता me मान लेते हैं। अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो कुल आवर्धन क्षमता होगी वो इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ m नोट तो क्या है, अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। ठीक है, और me क्या है, नेत्रिका लेंस की
आवर्धन क्षमता। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की कुल आवर्धन क्षमता जो है वो इन दोनों लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है, इसे देते आप समीकरण नंबर 1। अब हम सबसे पहले एम नॉट ज्ञात करेंगे, यानी इस अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात करेंगे। और एम ई जो मैं कह रहा हूं इसको हमें ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ये एम ई जो है यानी ये नेत्रिका लेंस जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति ही व्यवहार करता है। जो पीछे वाला रिजल्ट हमने निकाला है वही हम यहाँ पर काम में ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें एम नॉट चाहिए, यानी अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे भाई, ये देखो ये मेरी वाली जो प्रकाश किरण है ये टेढ़ी बन रही है, आप इसको सीधा बना लेना। यहाँ जो कोण है इसको हम बता देते हैं बीटा। ठीक है, अब अगर ये बीटा है तो यहाँ पर ये सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। अब इस वस्तु की हाइट जो वो हम मान लेते हैं h, और ये जो a डैश b डैश प्रतिबिंब है इसकी हाइट मान लेते हैं h डैश। अब अगर ये ए बी प्रतिबिंब, ये ए बी वस्तु इसकी हाइट h है, तो यहाँ पर ये भी हाइट कितनी हो जाएगी भाई, ये भी h हो जाएगी, यानी जितना ए बी है इतना ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रतिबिंब जो ये त्रिभुज जो बनेगा इसको नाम दे देते हैं अपन O। ठीक है, और इसको यहाँ C बोल देते हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज बन जाएगा अपने पास COF0। ठीक है, और एक त्रिभुज बन जाएगा ये F0 A डैश B डैश, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमें आवर्धन क्षमता चाहिए किसकी, अभिदर्शक लेंस की। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो त्रिभुज COF0 में, ठीक है, tan बीटा बराबर, tan बीटा क्या होता है भाई, लंब बटे आधार। लंब कितना है, लंब है CO किसके बराबर है, AB के बराबर। तो ये आ जाएगा AB बटे आधार कितना भाई, आधार है ये दूरी कितनी हो जाएगी, F0 हो जाएगी, यानी इस अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी F0। ठीक है, तो इतना याद रखें। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बराबर AB की हाइट कितनी है, h है, तो ये लिख देंगे हम h बटे F0। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 2। यहां लिख देता हूं, जगह यहां पर है। इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा लेना भाई, F0 A डैश B डैश, F0 A डैश B डैश में यहां भी हम क्या लेंगे, tan बीटा, ये रहा tan बीटा। तो इसके लिए लंब कितना है, A डैश B डैश अपॉन आपके ये लंबाई कितनी है भाई, ये लंबाई जो अपन ने मापी थी ये है इसकी इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की ट्यूब लंबाई, तो ये हो जाएगी L। ठीक है, तो ये हो जाएगी समीकरण नंबर 3। अब देखो tan बीटा बराबर h अपॉन F0, tan बीटा बराबर A डैश B डैश अपॉन L। ठीक है, और यहाँ A डैश B डैश की हमने हाइट बताई है इस प्रतिबिंब की h डैश, तो ये हो जाएगा h डैश बटे L। समीकरण हो जाएगी 3। तो 2 व 3 से दोनों को बराबर रख देंगे भाई, ये भी tan बीटा है, ये भी tan बीटा है, तो यहाँ लिख देंगे 2 व 3 से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा h डैश अपॉन L। h डैश अपॉन L बराबर क्या लिख सकते हैं, h अपॉन F0। ठीक है, अब इस h को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, h डैश अपॉन h बराबर कैपिटल L बटे F0। ठीक है, और आपने पढ़ा है आवर्धन क्षमता क्या होती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, और वो कितना आ रहा है, L अपॉन F0। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है ये क्या है, ये इस अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता है भाई। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ बराबर में M0। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कुल आवर्धन क्षमता M0 गुणा ME। M0 सबसे पहले ज्ञात करेंगे, M0 का मान कहाँ से आएगा, इस दोनों डायग्राम से आएगा। tan बीटा निकाल लेंगे, बराबर रख देंगे, तो हमारे पास अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता आ जाएगी M0 बराबर L बटे F0। ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसे आपको याद रखना है। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगी 4। अब देखो भाई इस M0 का तो काम खत्म हो गया है। ठीक है, क्योंकि इसने तो यहाँ प्रतिबिंब बना दिया। अब ये प्रतिबिंब जो वो आगे या पीछे हम खिसका सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम इस अंतिम प्रतिबिंब को या तो हम D पर प्राप्त करना चाहते हैं या हम अनंत पर प्राप्त करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास किसको आवर्धन क्षमता निकालनी है, ME की निकालनी है। ठीक है, तो इतना उतार लें फिर अपन आगे चलते हैं। हाँ जी, देखो अभिदर्शक लेंस की हमारे पास आवर्धन क्षमता आ चुकी है L अपॉन F0। L क्या है, L है ट्यूब लंबाई, F0 क्या है, फोकस दूरी। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि ये
जो नेत्रिका लेंस है ये सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, ठीक है। और जब सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हम पहले से ही ज्ञात कर चुके हैं 2 केस के लिए। वहां भी हमने 2 केस पढ़े थे, जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनता हो और जब अंतिम प्रतिबिंब किस पे बनता हो, अनंत पर बनता हो, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे अपन, चूंकि नेत्रिका लेंस प्रतिबिंब ए डैश बी डैश के लिए, ए डैश बी डैश के लिए सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है। अतः तो अब देखो, हमने वहां पर दोनों कंडीशन में आवर्धन क्षमता ज्ञात करी थी। अब मैं यहां पर निकाल के नहीं बताऊंगा, आप पहले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता पढ़ लें, तब आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु या स्पष्ट न्यूनतम दूरी निकट बिंदु डी पर, कैपिटल डी पर बनता हो, ठीक है। और हमने क्या निकाला था भाई, याद करो आप, तो यहां आ जाएगा एम ई बराबर निकाला था हमने 1 + d/f। अब क्योंकि ये नेत्रिका लेंस है तो f कौन सा आ जाएगा, e आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 + d/f e, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 5। तो इसका मतलब जब अंतिम प्रतिबिंब, ये वाला अंतिम प्रतिबिंब बिंदु डी पर बनता है तो यहां पर हमारे पास एम ई का मान आया 1 + d/f e। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो एम नोट को आप किससे गुणा कर दो, एम ई से, ठीक है। अतः संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, कुल आवर्धन क्षमता, तो क्या हो जाएगा भाई, m बराबर m नोट गुणा m ई, ठीक है। तो ये मान क्या आ जाएगा, m बराबर 4/5 से कितना हो जाएगा, m नोट का मान तो है L/f नोट, ठीक है। और m ई का मान कितना है, 1 + d/f e। और ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके न्यूमेरिकल की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए या सूत्र बताइए जब अंतिम प्रतिबिंब जो वो निकट बिंदु डी पर बनता है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, m बराबर L/f नोट 1 + d/f e। L/f नोट किसकी है, अभिदर्शक लेंस की, 1 + d/f e किसकी है, नेत्रिका लेंस की, ठीक है। तो ये आपके केस फर्स्ट हो गया है। अब देखो केस सेकंड क्या है, केस सेकंड ये है कि जब ये अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता हो, अनंत पर, तो m नोट का मान तो फिक्स रहेगा, बदल कौन रहा है भाई, इसको बदलेंगे तो ये बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर हमने m ई 1 के लिए तो ज्ञात कर लिया और वहां पर हमने केस सेकंड भी पढ़ा था, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं केस सेकंड। क्या लिखा था हमने, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता हो। तो आप बताएं, वहां पर हमने आवर्धन क्षमता निकाली थी, एम ई बराबर कितना आया था, d/f, और यहाँ क्या हो जाएगा, d/f e। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर, इसे दे दो 4 और ये 5 होगी, तो ये हो जाएगी 6ठी और ये हो जाएगी 7वीं, ठीक है। यानी केस सेकंड क्या कह रहा है कि जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है, तो उस स्थिति में इस नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी है, d/f e। अब आपसे पूछा जाए कि कुल आवर्धन क्षमता कितनी होगी, तो आप क्या करो, m नोट को m e से गुणा कर दो, ठीक है। तो मैं ये ऊपर वाली लाइन मिटा देता हूं और यहां लिख देता हूं कुल आवर्धन क्षमता। हाँ जी, देखो जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो m e इतना है, अतः कुल आवर्धन क्षमता, तो हमने क्या पढ़ा था, m बराबर m नोट m e, ठीक है। तो समीकरण कौन सी, 7/4 से, समीकरण नंबर 7/4 से
m बराबर क्या आ जाएगा भाई, m नॉट का मान तो फिक्स है l बटे f नॉट, इसको चेंज करना नहीं है। अब क्योंकि me चेंज हो जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर। me का मान कितना है, d बटे fe। ये हो जाएगी आपके समीकरण नंबर 8। तो ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और ये रिजल्ट आपको याद रखना है। तो फिर से सुन लें कि यहाँ पर इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, दोनों का जो कुल आवर्धन क्षमता होगी दोनों के गुणनफल के बराबर होगी। पहले हम m नॉट का मान ज्ञात करेंगे, वो इस दोनों डायग्राम से आ जाएगा, वो कितना आएगा, l बटे f नॉट। यहाँ पर फिर जो नेत्रिका लेंस है वो सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति कार्य करता है, इसलिए हमें पता है कि दोनों केस में आवर्धन क्षमता जो वो अलग अलग होती है। पहले केस में जब अंतिम प्रतिबिंब निकट बिंदु पर बनता है तो me का मान आता है 1 प्लस d बटे fe, ठीक है। अतः इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कुल आवर्धन क्षमता हो जाएगी इन दोनों का गुणनफल, तो ये रिजल्ट आ जाएगा l बटे f नॉट 1 प्लस d बटे fe। जब अंतिम प्रतिबिंब जब वो अनंत पर बनता है तो वहां पर me का मान जो है वो होता है d बटे fe, ठीक है। तो फिर से कुल आवर्धन क्षमता क्या आ जाएगी, m नॉट से इसको गुणा कर देंगे। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और आप मान के चले कि इस चैप्टर में सरल सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पर क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो इसको आप एक दो बार रफ कॉपी में ये चित्र बनाकर देखें और इसकी जो प्रोसेस है वो इसको याद रखें। और इसको आप यूँ समझ लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में बड़ा क्वेश्चन बनता है 4 या 5 नंबर का, ठीक है। तो हमारा आज का टॉपिक जो वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।